हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर। इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पे फार्माकोलॉजी का वीडियोस देखा होगा। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग हो या फिर आप जीएनएम हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उसका आपका आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, MSN। ठीक है, MSN जो है बीएससी नर्सिंग को सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जीएनएम को आपको सेकेंड ईयर। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में भी आपको MSN फर्स्ट और MSN सेकेंड करके पढ़ना है। तो ओवरऑल सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें MSN पढ़ने की नीड क्यों है। तो इसके पीछे सिंपल रीज़न है, जो आपका मेडिकल है, सर्जिकल है और नर्सिंग है, इन तीनों का मैनेजमेंट के ऊपर एक नर्स का क्या रोल है। ठीक है, मेनली हम लोग को उस पर फोकस करके पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज का टॉपिक। पहला हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, जिसमें हम लोग मेडिकल सर्जरी और नर्सिंग का डिफिनेशन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है आपका द वे टू लर्न मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे जिसमें आप अच्छे से क्या कर सको, MSN को पढ़ सको। ठीक है, जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आपको समझ में आए कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम वे पे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पढ़ना है। एक सिस्टमेटिक वे आपको यहाँ पे दिया हुआ है मेरे स्क्रीन के पीछे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो इंपॉर्टेंट है सभी नर्सों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग MSN बोल रहे हैं। तो ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है आपका मेडिकल। ओके, पहला वर्ड क्या हो गया आपका, मेडिकल। ठीक है, मेडिकल को डिफाइन करते हैं, एन एग्जामिनेशन टू एसेस ए पर्सन्स स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ और बायोकेमिकल हेल्थ या फिटनेस। मेडिकल का यहाँ मतलब दिया हुआ है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, हम पेशेंट का क्या करते हैं या किसी इंडिविजुअल का एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, उसके स्टेट को जानने के लिए, कौन सा, फिजिकल हेल्थ का स्टेट, बायोकेमिकल हेल्थ का स्टेट या फिर उसका फिटनेस। देन फिर हम डिफाइन करते हैं कि अगर उसको कोई डिजीज़ कंडीशन है तो कौन सा है, अगर उसमें कोई बायोकेमिकल चेंजेस हुआ है, हार्मोन का चेंज हुआ या किसी एंजाइम एक्टिविटी का चेंज हुआ है तो वो क्या है, या फिर उसके फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, और अगर नॉर्मल भी है तो नॉर्मल में भी किस कंडीशन में है, एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल का वेट होना चाहिए, हाइट होना चाहिए उस कंडीशन में, या फिर कोई अनदर कंडीशन है। ठीक है, तो ओवरऑल मेडिकल में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सर्जरी। नाम से पहले से पता होगा, सर्जरी मतलब कोई किसी पार्ट को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है सर्जरी इज एन मेडिकल और डेंटल स्पेशलिटी। ठीक है, सर्जरी क्या है आपका, मेडिकल या एक डेंटल जो होता है MBBS कर सकते हैं या BDS का एक स्पेशलिटी है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिव मैन्युअल एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स ऑन ए पर्सन टू इन्वेस्टिगेट और ट्रीट ए पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज डिजीज और इंजरी। ठीक है, ओवरऑल ऑपरेशन या सिंपली हम लोग इसको सर्जरी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, या ऑपरेटिव मैनुअल को हम लोग फॉलो करते हैं। देन फिर किसी पर्सन का हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं या किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, सच एज डिजीज और इंजरी। जैसे डिजीज कंडीशन में बहुत सारा ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जरी हो रहा है। ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल का आप लोग जनरली नाम सुने ही होंगे। हम इसको प्रॉपर पढ़ेंगे जब मैं MSN पे लेक्चर बनाऊंगा आपका किसी एक डिजीज कंडीशन को लेके। अगर उसमें नीड होगा तो हम लोग उसमें अच्छे से सर्जरी को डिफाइन करेंगे। या किसी को ट्रामा हो रहा है, ट्रामा के केस में भी आप लोग सुने होंगे कि इसका सर्जरी करने का नीड है। ठीक है, तो डिजीज कंडीशन हो या फिर इंजरी हो, ठीक है, उस समय जो हम लोग अप्लाई करते हैं ऑपरेटिव मैनुअल को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नर्सिंग। आप लोग फर्स्ट ईयर में इस डिफिनेशन को पढ़े होंगे, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी। ओवरऑल एक डिफिनेशन मैंने पहले से बताया हुआ है अपने लेक्चर में, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ये आपका नर्सिंग का मेरा ये दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा, जिसमें आपको सिंपल दिया हुआ है नर्सिंग क्या है, यूनिक फंक्शन है एक नर्स का। ठीक है, जिसमें हमको असिस्ट करना होता है इंडिविजुअल को सिक और वेल दोनों कंडीशन में, वो चाहे बीमार हो या फिर सही हो, दोनों कंडीशन में उसको हमको क्या करना है, असेस करना है इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी। सिंपल मतलब यहाँ पे हमको उसके ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम हेल्थ पे वर्क करना है,
अगर वो मैंने अभी बताया ना कि जनरल हेल्थ का कंडीशन जो भी है, चाहे उसके हाइट का हो, वेट का हो, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, वो कैसा हो, या फिर अगर उसको कोई डिजीज कंडीशन हो जाए तो उसके रिकवरी का। तो ओवरऑल मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि ओवरऑल हमारा वर्क क्या है। आप 4 साल के कोर्स के लिए बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या 3 साल कर रहे हो, हॉस्पिटल ड्यूटी में जो आप टाइम एक्सपेंड करोगे, तो ओवरऑल आप अगर आपको जो पढ़ना है वो आपको मात्र 4 वर्क पे, ठीक है। उस 4 वर्क में आपका पहला वर्क हो गया प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। अगर रोल ऑफ नर्स पूछे तो आपको जो मेनली है वो 4 काम है। पहला हो गया प्रिवेंशन ऑफ डिजीज या प्रिवेंशन टू डिजीज। किसी भी डिजीज कंडीशन से हमको सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग प्रिवेंट करने का तरीका बताते हैं, ठीक है। दूसरा दिया है प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अगर उसको पर्सन जो है आपका हेल्दी है तो उसके हेल्थ को प्रमोट करना होता है, या उसके हेल्थ को हमको क्या करना है, ऑप्टिमम लेवल पे रखना है ताकि वो बीमार ना पड़े, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अगर उसको कोई डिजीज हो गया तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। एंड लास्ट आपका दिया हुआ है रिहेबिलिटेशन। मतलब अगर वो किसी डिजीज कंडीशन से ठीक हो के आया है तो उसको हम दोबारा से उस समाज में, उस परिवार में किस तरह से रखेंगे, पुनर्वास इसको बोलते हैं हम लोग, रिहेबिलिटेशन को बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोविड में अभी टाइम में क्या हुआ था कि कम्युनिकेबल डिजीज के कारण लोगों को लग रहा था कि कोविड अगर उसको एक बार हुआ है तो अगर वो हमारे घर में आता है तो चांसेस है कि हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसी को रिहेबिलिटेट करके कहीं ना कहीं काउंसलिंग के माध्यम से उसको वापस से परिवार के बीच में लाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ द वे टू लर्न मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एक इजी वे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि किस तरह से हम लोग जो MSN है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, ओके। जब भी MSN में हम कोई डिजीज कंडीशन लेके चलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करना, उस डिजीज कंडीशन को इंट्रोड्यूस करना। जैसे कि ये आपका हम कोई डिजीज लेके चलते, निमोनिया लेके चले, ठीक है। तो निमोनिया जो है वो किसका डिसऑर्डर है, पल्मोनरी का डिसऑर्डर है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज एन पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है। लंग्स का डिसऑर्डर है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा आपका डेफिनेशन, ठीक है। किसी भी डिजीज कंडीशन का एग्जैक्टली जो हम लोग क्लिनिकल लैंग्वेज में बोलेंगे उसी को हम लोग किस में लिखेंगे, डिफिनेशन, मतलब उसको एग्जैक्ट बोल रहे हैं हम लोग। उसके बाद दिया हुआ है डिफिनेशन में टाइप्स। जैसे आप हाइपरटेंशन पढ़ोगे ना तो हाइपरटेंशन 2 टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अगर टाइप्स है तो टाइप्स लिखेंगे, नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसी भी डिजीज कंडीशन का, दूसरा उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है उसी को हम लोग डिफिनेशन में लिखेंगे। थर्ड वन दिया हुआ है आपका रिस्क फैक्टर। नाम से ही पता चला है रिस्क फैक्टर, माने ऐसे फैक्टर जिससे वो डिजीज होने के क्या हो, चांसेस हो, ठीक है। जैसे निकोटीन, ठीक है। आप अगर टोबैको यूज करते हो, ठीक है, टोबैको यूज करते हो उसमें निकोटीन है, तो कहते हैं ना कि निकोटीन यूज करने से रिस्क फैक्टर है किसका, कैंसर का, ठीक है। तो कैंसर का ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। सब लोग निकोटीन लगभग में यूज कर रहे हैं लेकिन सबको नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग नहीं भी यूज कर रहे हैं फिर भी उसको हो रहा है। तो ओवरऑल रिस्क फैक्टर का मतलब हमें ये समझना है कि बस यहाँ पे चांसेस है कि वो आगे जाके कॉजेज में चेंज हो सकता है। रिस्क फैक्टर आगे जाके किस में चेंज हो सकता है, कॉजेज में, और वो डिजीज कंडीशन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर में हम लोग बस इतना समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उस डिजीज को होने में प्रमोट कर सकते हैं या उस डिजीज को आगे चल के वो ओकर हो सकता है हमारे शरीर में, उस कारण से हमारे शरीर में वो डिजीज ओकर हो सकता है। थर्ड वन आपका हो गया। उसके बाद फोर्थ वन दिया हुआ है आपका इटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉज। इसमें हमको एग्जैक्ट कॉज लिखना है। किसी भी डिजीज को अगर हम लोग MSN में पढ़ेंगे उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है उसको लिखेंगे, किस किस कारण से हो सकता है उसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं। दोनों आपका म्यूचुअल ही लगेगा। ओवरऑल जितने ही रिस्क फैक्टर वही आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इटियोलॉजिकल फैक्टर में या फिर कॉजेज में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन दिया हुआ है आपका पैथोफिजियोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, को बताते हैं, मतलब डिजीज कंडीशन को बताते हैं कि हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को किस तरह से वहाँ तक वो पहुँचे, मतलब एक रास्ता है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग अपना क्वालिटी इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। निमोनिया का हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का। मैंने सिंपल बताया पैथोफिजियोलॉजी का मतलब एक पाथवे आप लोग समझ सकते हो जो हमारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उस डिजीज को क्या किया है, ऑकर किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉजेटिव फैक्टर, जैसे पोलन ग्रेन हो गया, एनिमल डेंडर हो गया, हाउस डस्ट हो गया, ये किसी भी माध्यम से क्या हुआ, हम इनहेल कर लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या किए, इनहेल कर लिए। पॉजिटिव फैक्टर को हम लोग क्या किए, पहले इनहेल कर लिए। इनहेल होने के बाद वो पहुंच रहा है आपका लंग्स इंटरस्टेशियम में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिगर मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन इन द लंग्स
एंड रिलीजिंग हिस्टामिन। मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी में आ रहा है तो मास्ट सेल क्या रिलीज करना स्टार्ट करेगा, हिस्टामिन, ठीक है। और ये हिस्टामिन अगर ज़्यादा होने लगेगा तो वो हमारे लिए क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले इनहेल किए डस्ट को या पोलन ग्रेन को, देन फिर वो पहुँच गया आपका इंटरस्टिशियम, ठीक है, लंग्स इंटरस्टिशियम में। देन फिर वहाँ से देखिए हिस्टामिन अटैच टू रिसेप्टर साइट इन द लार्जर ब्रोंकी काउजिंग इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड इडिमा, ठीक है। लार्जर ब्रोंकी के स्पेस में वो जाके क्या किया है, अपने आप को अटैच कर लिया। अटैच करने के कारण हमें इरिटेशन काउज हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन काउज हो रहा है और इडिमा काउज हो रहा है, ठीक है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिखा हुआ है द इन्फ्लेक्स ऑफ इस्नोफिल्स, जो आपका WBC का टाइप है, वो भी क्या किया है, एडिशनल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को रिलीज किया। मतलब हमारा बॉडी वहाँ पे चाह रहा है जो भी पोलन ग्रेन आया है या जो भी अनवांटेड केमिकल आ गया उसको खत्म करना, लेकिन उस चक्कर में बॉडी क्या काउज कर रहा है, उस जगह को लोकल इंजरी, ठीक है, जिसके कारण आपको क्या हो रहा है, लोकल इंजरी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका लोकल इंजरी, ठीक है। तो लोकल इंजरी को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका लोकल इंजरी काउज कर रहा है और देन फिर आपका क्या काउज कर रहा है, निमोनिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं साइन और सिम्टम, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम या फिर असेसमेंट फाइंडिंग, कुछ भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज नहीं करना, चाहे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो, साइन एंड सिम्टम हो या फिर आपका असेसमेंट फाइंडिंग हो, तीनों एक ही चीज़ है। इसमें आपको जो डिजीज कंडीशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसके क्या क्या लक्षण आपको इंडिविजुअल में दिख रहे हैं, उस पेशेंट में दिख रहे हैं, उसी को हम लोग को लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में आपको सिंपली क्या पढ़ना है कि जो भी डिजीज कंडीशन है, ठीक है, उस डिजीज कंडीशन के कारण कौन सा हमें दूसरा डिजीज कंडीशन होने के चांसेस हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आपको मेनिंजेस लेयर में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और मेनिंजाइटिस क्या होता है, आगे चल के अगर वो ब्रेन सेल के पास पहुंच गया तो इंसेफेलाइटिस काउज करता है। तो मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, इंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो किसी भी डिजीज कंडीशन के कारण जो दूसरा डिजीज कंडीशन हमारा होकर है, मतलब आने का चांस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। इसमें उसके बाद एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है, वो मेंशन कर देता हूं मैं, ठीक है, वो है आपका DM शॉर्ट में बोलते हैं उसको, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, या शॉर्ट में DM दिया होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं या फिर लैब का रिपोर्ट देखते हैं, USG हो गया, एक्सरे हो गया, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, ये सब हम इसमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन या शॉर्ट में आपको DM है उसमें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं MSN पढ़ने का, जो मैंने बताया कि मेन पर्पस क्या है, मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट, मेडिकल का, सर्जिकल का और नर्सिंग का, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बाद है वो आपका है मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें आपको 3 दिए हुए, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट और NCP, ठीक है, इस पे मैं नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कशन करूँगा, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट को देखते हैं, कोई भी डिजीज कंडीशन लिए अगर उसमें हम लोग मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट भी आपका 2 टाइप का हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है आपका, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं लेकिन विथआउट मेडिसिन। ये एग्जाम्पल है आपका KMC, कंगारू मदर केयर। यहाँ पे भी हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, जो आपका ये बच्चा है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोथर्मिया से बचा रहे हैं थ्रू दिस मेथड, लेकिन इसमें हम लोग मेडिसिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी आपका डिजीज कंडीशन है अगर उसमें नीड है सर्जरी का, ठीक है, उसमें क्या चीज़ का नीड है, सर्जरी का, देन फिर हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट वहाँ पे करेंगे। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में भी आप जब पढ़ोगे तो उसमें भी आपका 3 केस आएगा, एक आएगा प्री OT, ठीक है, दूसरा आएगा आपका इंट्रा OT, या तीसरा आएगा आपका
पोस्ट ओटी, ठीक है। तो उस समय एक नर्स का क्या काम होता है, किस तरह से मैनेज करना होता है, उसको हम लोग उसमें देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो हमको एग्जैक्टली में पढ़ना है वो है आपका NCP, शॉर्ट में याद रख सकते हो NCP, या फिर लॉन्ग फॉर्म में नर्सिंग केयर प्लान। मैंने एक नर्स किस तरह से केयर प्लान बना के पेशेंट को जल्द से जल्द अच्छे से ठीक कर सकती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक NCP का फॉर्मेट है। जिस तरह से मैंने ड्रग बुक का फॉर्मेट बनाया है, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हर एक डिजीज़ कंडीशन का कम से कम 1 या 2 NCP, और इसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है ND जिसको बोलते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस, उसको कैसे बनाना है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपका असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, और उसमें क्या कंटेंट भरे जाएंगे, ठीक है। मैं अच्छे से इसको डिफाइन करूँगा। अभी वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बैचमेट के साथ शेयर करें। थैंक यू।